डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत पर ईरान के दावों का डीएनए टेस्ट करेंगे। अमेरिकी सीनेटर की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या ईरान ने अपनी हिट लिस्ट पर काम शुरू कर दिया है? यह खबर आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। इस बीच रूस के डूम्सडे विमान के ईरान पहुंचने की खबर है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक हुई मौत की हो रही है। मित्रों, लिंडसे ग्राहम ईरान और रूस के प्रबल विरोधी थे। वो इजरायल और यूक्रेन के कट्टर समर्थक थे। लिंडसे ग्राहम 11 जुलाई को यूक्रेन दौरे से अमेरिका लौटे थे। उन्होंने ट्रंप से फोन पर बात की और फिर सोने चले गए। कुछ घंटे बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक लिंडसे ग्राहम की मौत दिल से पूरे शरीर तक खून पहुंचाने वाली सबसे बड़ी नली के अचानक फट जाने से हुई। डॉक्टरी भाषा में इसे एओर्टिक डिसेक्शन कहते हैं। लेकिन अब सीनेटर ग्राहम की मौत की जांच करवाने की मांग शुरू हो गई है। ईरान के अखबारों ने लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद बड़े बड़े दावे किए हैं। कुछ ईरानी अखबारों में दुश्मनों की हिट लिस्ट भी जारी की गई है, जिनको लिंडसे ग्राहम के बाद अचानक मौत के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। लिंडसे ग्राहम की मौत को रूस से भी जोड़ा जा रहा है। आज आपको जानना चाहिए लिंडसे ग्राहम की मौत, जिसे अमेरिका एक प्राकृतिक मौत कह रहा है, उस पर रहस्य के बादल क्यों मंडरा रहे हैं। मॉस्को और तेहरान से इसका क्या कनेक्शन है? आज आपको यह भी जानना चाहिए लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद ईरान में जो हिट लिस्ट जारी की गई, उसमें और कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं और अमेरिका इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। मित्रों, सबसे पहले समझिए आखिरकार कौन लोग ट्रंप के करीबी सीनेटर ग्राहम की मौत को स्वाभाविक नहीं मान रहे हैं। मित्रों, ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे के दौरान ईरान में बहुत से लोगों ने उनकी मौत के बदले की मांग की थी। कुछ लोग सड़कों पर पोस्टर भी लेकर उतरे। खामनेई की मौत का बदला किससे लेना है, इस हिट लिस्ट में ट्रंप और उनके मंत्रियों के अलावा सीनेटर लिंडसे ग्राहम का नाम भी शामिल था। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है, उसमें ईरानियों के बदले वाले पोस्टर में सीनेटर ग्राहम की तस्वीर भी शामिल है और उनको ईरान के टारगेट के तौर पर दिखाया गया है। इसमें संदेश लिखा है, आज नहीं तो कल तुम्हारा सिर भी कलम होगा। और अब उनकी मौत के बाद ईरान की तरफ भी शक की सुई उठ रही है। हालांकि इस पोस्टर को लिंडसे ग्राहम ने हल्के में लेते हुए कहा था, कम से कम इन्हें मेरी अच्छी तस्वीर इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अब उनकी मौत के बाद यही पोस्टर वायरल हो रहा है। इसी वीडियो में दिखाई दे रहे एक और पोस्टर में अमेरिकी एक्टिविस्ट लॉरा लूमर भी ईरानी टारगेट पर दिखाई दे रही है और अब लॉरा लूमर ने भी लिंडसे की मौत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी एक्टिविस्ट और ट्रंप की बड़ी समर्थक लॉरा लूमर ने मांग की है कि ग्राहम की टैक्सिटोलॉजी यानी जहर की जांच कराई जाए। यानी लॉरा चाहती हैं अमेरिका इस बात की जांच करे कि ग्राहम को कोई जहर तो नहीं दिया गया। उनका दावा है कि ईरान की IRGC पहले ग्राहम को धमकी दे चुकी थी, इसलिए उनकी मौत में ईरान या रूस की भूमिका की जांच होनी चाहिए। लॉरा लूमर के अलावा रूस के निर्वासित समाजशास्त्री इगोर आइडमैन ने भी बड़ा दावा किया है, जिनके मुताबिक लिंडसे ग्राहम की हत्या के पीछे रूस की खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है। आइडमैन के मुताबिक ग्राहम ने यूक्रेन के समर्थक और रूस पर नए प्रतिबंधों की वकालत की थी और इसके कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। आज आपको समझना चाहिए आखिरकार सीनेटर ग्राहम की मौत के बाद शक की सुई ईरान और रूस की तरफ क्यों उठ रही है। मित्रों, ईरान में लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद खुशियां मनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ ईरान की मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर हंसते हुए इस खबर की जानकारियां दे रहे हैं, जबकि किसी की मौत की खबर गंभीरता से बताई जाती है। आज आपको सुनना चाहिए ईरानी के राष्ट्रीय चैनल की एंकर ने यह खबर कैसे ईरान के लोगों को दी। मैं महान ईरानी राष्ट्र को बधाई देती हूँ। युद्धोन्मादी और ईरान विरोधी अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम नरक में चला गया। इस खबर को मैं खुशी से 2 बार पढ़ रही हूँ। सीनेटर ग्राहम की मौत की खुशी ईरान की सोशल मीडिया और अखबारों में भी जाहिर की गई। कुछ ईरानी अखबारों ने तो बाकायदा अगले टारगेट की लिस्ट भी जारी कर दी है। तेहरान से प्रकाशित ईरानी अखबार हमशहरी ने अमेरिकी सीनेटर की मौत के बाद अपने पहले पन्ने पर एक हेडलाइन लगाई, जिसमें चेतावनी दी गई कि अचानक मौत के लिए तैयार रहो। इनमें जो तस्वीर लगाई गई, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक कब्र के पास हाथ में लिंडसे ग्राहम की फोटो लिए दिखाया गया। हम आपको न्यूज वॉल पर इस अखबार के फ्रंट पेज पर छपी जो तस्वीर है उसको दिखा देते हैं। और ये वो तस्वीर है जो कि इस अखबार में छपी है। ये देख रहे हैं आप, इसमें बेंजामिन नेतन्याहू है, पीट हेग्सेथ है, ब्रैड कूपर है, इजराइल काट्स है और एयाल जमीन है और इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप है।
और जिस पर लिखा हुआ है अचानक मौत के लिए तैयार रहो। इजराइल के सेना प्रमुख एयाल जमीर, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान पर हमले को अंजाम दे रहे अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और ट्रंप, इन सबको आपने इस तस्वीर में देखा। ईरानी अखबार हमशहरी IRGC समर्थक माना जाता है और यही अखबार ईरानी टारगेट की लिस्ट जारी कर रहा है। अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद उनके उत्तराधिकारी मोस्तफा खामनेई ने कहा था कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों का बदला लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद हमशहरी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें फारसी भाषा में लिखा था, बदला अवश्य लिया जाएगा और अपराधी शांतिपूर्ण मौत की उम्मीद अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। इस सूची में अमेरिकी इजरायली नेताओं और अधिकारियों के अलावा कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं। आज आपको इस लिस्ट के बारे में भी जानना चाहिए जिसमें ट्रंप, नेतन्याहू, उनके वरिष्ठ मंत्रियों के अलावा सीधे ईरान के खिलाफ युद्ध में नहीं शामिल हुए देश के नेताओं का भी नाम है। इसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का नाम भी शामिल है। IRGC से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट्स एक और पोस्टर वायरल कर रहे हैं जिसमें लिंडसे ग्राहम के चेहरे पर कट का निशान है और बाकियों को अपनी बारी का इंतजार करने की चेतावनी दी गई है। यानी लिंडसे ग्राहम के फोटो को क्रॉस कर दिया गया है और बाकी सबको अलर्ट किया गया है। मित्रों, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे देश अमेरिका के समर्थक हैं, इसलिए इनका नाम इस लिस्ट में डाला गया है। ब्रिटेन ने आज ही IRGC को आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया। इस लिस्ट में शामिल अमेरिका, इजराइल के नेता और अधिकारी सीधे ईरान पर हमले के आदेश में शामिल थे। इन्हीं के निर्देशों पर हुए हमले में खामनेई की मौत हुई थी। लेकिन सीनेटर ग्राहम से ईरान की दुश्मनी इतनी गहरी क्यों थी, आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए। लिंडसे ग्राहम लंबे समय से आक्रामक अमेरिकी विदेश नीति के समर्थक रहे थे। गाजा युद्ध के दौरान उन्होंने इजराइल का खुलकर पक्ष लिया था। कई बार ईरान की मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने की वकालत की। फरवरी में ईरान पर हुए हमले के बाद खुले तौर पर ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की। ग्राहम ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के समर्थक थे। ग्राहम सार्वजनिक समारोह में रेजा समर्थित झंडा उठा चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के महीनों में ग्राहम कई बार इजराइल गए और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों से मुलाकात की। ग्राहम ने दावा किया था कि उन्हें ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जो अमेरिकी प्रशासन के पास भी नहीं थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ग्राहम ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी मुलाकात की थी और उन्हें सलाह दी थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए कैसे राजी किया जाए। ग्राहम का दावा था कि नेतन्याहू द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी ने ट्रंप को संयुक्त सैन्य अभियान का समर्थन करने के लिए आश्वस्त किया। इसके अलावा ग्राहम ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय देशों से भी ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में शामिल होने की अपील की थी। ईरानी मानते हैं ट्रंप को ईरान पर हमले करने के लिए उकसाने में सीनेटर ग्राहम का सबसे बड़ा हाथ था और वो ही अमेरिका में इजराइल लॉबी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन क्या ईरान के लिए देश से बाहर ग्राहम की हत्या करना आसान है? मित्रों, ईरान के IRGC पर विदेशों में विरोधियों की हत्या की साजिशों के आरोप लगते रहे, लेकिन ईरान पर आमतौर पर गोलीबारी, बम या अन्य हमलों के आरोपों के से ज्यादा कभी कुछ लगा नहीं। अभी तक IRGC या ईरान की कुछ फोर्स के एजेंट्स ने अपने दुश्मन को दुर्लभ जहर या बीमार करके मारा हो, ऐसी घटना सुनी नहीं गई है। लेकिन ईरान का एक पक्का दोस्त और सीनेटर ग्राहम का बड़ा दुश्मन इस काम में माहिर है। इसलिए ग्राहम की मौत के बाद शक की सुई रूस की खुफिया एजेंसी KGB के ऊपर घूम रही है। आज आपको रूस और सीनेटर ग्राहम के बीच दुश्मनी की वजह भी समझनी चाहिए। जेलेंस्की के साथ ग्राहम की तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि रूस ट्रंप के कट्टर समर्थक ग्राहम से क्यों चिढ़ता है। लिंडसे ग्राहम ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को सैन्य सहायता का समर्थन किया था। वर्ष 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद ग्राहम ने कहा था कि रूस में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटा दे। इस बयान पर क्रेमलिन भड़क गया था और इसे रूस विरोधी उन्माद बताया था। वर्ष 2023 में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ग्राहम ने कहा था, यूक्रेन में रूसी सैनिकों का मरना अब तक का सबसे अच्छा निवेश है। इसके बाद रूस ने ग्राहम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, जिसका जवाब देते हुए ग्राहम ने कहा, मैं इसे सम्मान के बैज की तरह पहनूंगा। इसी साल ग्राहम की मौत से कुछ समय पहले रूसी राष्ट्रवादी विचारक अलेक्जेंडर दुगिन ने ग्राहम को खत्म करने की बात कही थी और 11 जुलाई को यूक्रेन से लौटते ही सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई। इसीलिए शक रूस पर जा रहा है। वैसे रूस की खुफिया एजेंसी इससे पहले भी अपने दुश्मनों को
जहर देकर मारने के लिए कुख्यात रही है। मित्रों, वर्ष 2020 में रूस के प्रमुख विपक्षी नेता और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक एलेक्सी नवाल्नी को जहर देने का आरोप लगा। अगस्त 2020 में साइबेरिया से मॉस्को जा रहे विमान में उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। जर्मनी, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों की प्रयोगशालाओं ने कहा उन्हें नोविचोक नर्व एजेंट दिया गया था। यह उस वक्त का वीडियो है जब जहर देने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो प्लेन में ही करा रहे थे। इसके अलावा वर्ष 2006 में रूस की खुफिया एजेंसी FSB के अधिकारी लेक्जेंडर लित्वेंको को ब्रिटेन में जहर दिया गया। नवंबर 2006 में लंदन के एक होटल में चाय पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके शरीर में पोलोनियम 210 नामक बेहद खतरनाक रेडियोधर्मी पदार्थ पाया गया। 3 सप्ताह बाद उनकी मौत हो गई। ब्रिटेन की जांच में निष्कर्ष निकला कि हत्या में रूसी एजेंट्स की भूमिका होने की आशंका है। वर्ष 2018 में सर्गेई स्क्रिपाल को जहर दिया गया। सर्गेई रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU के पूर्व जासूस थे, जिन्होंने ब्रिटेन के लिए भी काम किया था। मार्च 2018 में ब्रिटेन के सेलिसबरी शहर में बे और उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपल एक बेंच पर बेहोश मिले। दोनों को नोविचोक नाम का जहर दिया गया था। हालांकि फौरन उपचार मिलने से सर्गेई और उनकी बेटी यूलिया बच गई, लेकिन एक स्थानीय महिला को उसी जहर से दूषित परफ्यूम की शीशी मिली और उनकी मौत हो गई। ब्रिटेन के ने इस हमले के लिए रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी पर आरोप लगाया। रूस ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन अब अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद उनके शरीर में जहर की जांच करवाई गई है। अब तक ये रिपोर्ट नहीं आई है। अगर रिपोर्ट में जहर मिलता है तो लिंडसे की हत्या की आशंका सही साबित हो सकती है, लेकिन अब तक व्हाइट हाउस और FBI ने ग्राहम की मौत में किसी तीसरे देश के दखल की कोई आशंका नहीं जताई। एक तरफ ग्राहम की मौत के बाद रूस और ईरान पर उंगलियां उठ रही हैं, दूसरी तरफ अमेरिका से चल रहे युद्ध के बीच ईरान के साथ रूस ने एकजुटता दिखाई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपना बेहद सुरक्षित Tu-214PU विमान तेहरान भेजा है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया है। यह कोई सामान्य VIP विमान नहीं है, बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है, जहां से रूस के राष्ट्रपति युद्ध या बड़े संकट के दौरान भी सेना और सरकार को सुरक्षित तरीके से आदेश दे सकते हैं। इसी वजह से इसे रूस का डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान कहा जाता है। यह प्लेन ऐसे समय में तेहरान पहुंचा है जब अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विमान का तेहरान पहुंचना एक बड़ा रणनीतिक संकेत है। इससे यह संदेश जाता है कि रूस ईरान के साथ लगातार संपर्क में है और उसकी मदद भी कर रहा है। आज आपको रूस के इस विमान की ताकत भी जाननी चाहिए। इस विमान का मुख्य उद्देश्य परमाणु युद्ध या किसी बड़े सैन्य हमले की स्थिति में रूस के राष्ट्रपति और शीर्ष सैन्य नेतृत्व को सुरक्षित रखना है। यह विमान उड़ता हुआ कमांड सेंटर है, जहां से राष्ट्रपति हवा में रहते हुए भी सेना को आदेश दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर परमाणु मिसाइल दागने का निर्देश भी दे सकते हैं। रूस ने ऐसे करीब 3 से 4 विमान बनाए हैं और कोशिश रहती है कि इनमें कम से कम एक विमान हमेशा उड़ान के लिए तैयार रहे। इस विमान को परमाणु विस्फोट से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा दी गई है। इसकी अधिकांश खिड़कियां बंद रहती हैं। यह हवा में ईंधन भरवाकर लंबे समय तक लगातार उड़ान भर सकता है। करीब 60 मीटर लंबे इस विमान में 100 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जिनमें राष्ट्रपति, सैन्य कमांडर, संचार विशेषज्ञ और अन्य स्टाफ शामिल हो सकते हैं। यह विमान बिना रुके लगभग 7000 से 9000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। मित्रों, इस प्लेन का इस्तेमाल सबसे बड़ी जंग के दौरान किया जाएगा। ऐसे में अभी इस प्लेन के तेहरान में होने की खबर संदेश देती है। रूस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा होने को तैयार है। रूस सिर्फ ईरान का रणनीतिक सहयोग नहीं कर रहा, दोनों देशों के बीच हथियारों का व्यापार भी बढ़ा रहा है और हथियारों के भुगतान के लिए क्रिप्टो को हथियार बनाया जा रहा है। इसके लिए रूस, ईरान और उत्तर कोरिया ने दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था से अलग क्रिप्टो के जरिए एक समानांतर भुगतान सिस्टम खड़ा कर लिया है। क्रिप्टो लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था चेनालिसिस के मुताबिक 2025 में इन्होंने क्रिप्टो के जरिए लगभग 10 लाख करोड़ का लेन देन किया है। ये देश इस रकम का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेड या बचत के लिए नहीं, बल्कि ड्रोन, हथियारों के पुर्जे, सैन्य तकनीक और तेल के भुगतान में भी कर रहे हैं। जिस वक्त ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन हॉर्मुज में जहाजों पर हमला कर रहे हैं, अमेरिकी हमले के जवाब में मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसों पर हमला किया जा रहा है। रूस और ईरान का सहयोग अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सबसे बड़ी इस बीच में धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा, ईरान ने अंतरिम समझौते का उल्लंघन जारी रखा तो अब उसे बहुत बुरी तरह मारा जाएगा। अब अमेरिकी हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल अब अमेरिका संभालेगा।
हम इसकी सुरक्षा करेंगे और इसके बदले हमें भुगतान भी मिलना चाहिए। मित्रों, अब तक सिर्फ ईरान टोल मांग रहा था, अब ट्रंप भी हॉर्मुज से फीस चाहते हैं। ट्रंप के इस बयान से ईरान भी भड़क गया है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरीके का दखल नहीं देने देगा। इसका मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध और भड़क सकता है। अमेरिका और ईरान के इन तेवरों से दोनों के बीच समझौता कराने के श्रेय लेने वाले पाकिस्तान का मजाक भी उड़ रहा है। मित्रों, जिस दिन अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का ऐलान हुआ था, इसे इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया गया था। हमारे देश में बहुत से लोगों ने पाकिस्तान की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े थे। तब कहा गया था भारत डिप्लोमेसी में पिछड़ गया और पाकिस्तान ने पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करके बड़ी बढ़त बना ली। तब हमारे देश में कुछ लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की थी पाकिस्तान दुनिया में डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। लेकिन आज जब यह समझौता टूट गया, ट्रंप ईरान को बुरी तरह मारने की बात कर रहे हैं, ईरान अमेरिकी बेसों पर हमला कर रहा है, तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जय जयकार करने वाले वही लोग गायब हैं। इनकी सोशल मीडिया वॉल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मित्रों, उस वक्त भी भारत ने ईरान और अमेरिका के बीच दखलंदाजी से इनकार किया था। भारत को पता था इस समझौते का अंजाम क्या होगा और आज वही हो भी रहा है। डीएनए मित्रों, अब हम दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा को मिले न्याय का विश्लेषण करेंगे। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है। साल 2020 के फरवरी महीने में देश की खुफिया एजेंसी से जुड़े अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। हत्या का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन था। उस वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था और हत्याकांड के बाद भी एक विशेष वर्ग ये साबित करने में जुटा था कि ताहिर हुसैन बेगुनाह है, बेकसूर है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर खुद को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहने वाले कुछ विशेष लोग इसे निर्दोष बताने में लगे हुए थे। आज उन विशेष लोगों को भी हमारा यह विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। अदालत ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे। अगली सुनवाई में सजा का ऐलान किया जाएगा। आपको याद होगा, दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा का शव एक नाले से मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि उनके शरीर पर धारदार हथियार और अन्य हमलों के कुल 51 चोटों के निशान थे। उनके सिर, चेहरे, सीने, पीठ और कमर पर गंभीर घाव मिले थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने अपनी जांच में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को इस पूरे हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार और मास्टरमाइंड बताया था। पुलिस का दावा था कि ताहिर हुसैन का घर दंगाइयों का ठिकाना बना हुआ था, जहां से तेजाब की बोतलें, गुलेल और पत्थर बरामद हुए। आज ये आरोप सच साबित हो गए। डीएनए मित्रों, 2020 में हुए उस दंगे को मैंने बहुत करीब से देखा था। दंगे के वक्त वहां किस तरह दहशत फैली थी उसे मैंने महसूस किया था। उस वक्त मैंने ताहिर हुसैन के घर से रिपोर्टिंग भी की थी। मैं उस छत पर भी गया था जिस पर ताहिर हुसैन कांच की बोतल लेकर घूम रहा था, जिस छत से पेट्रोल बम फेंके गए थे, जिस छत पर दंगाइयों का जमावड़ा था। उस घर में ऐसी स्थिति थी जैसे ताहिर ने किसी जंग की तैयारी कर रखी हो। आज आखिरकार 6 साल बाद दिल्ली दंगे में मारे गए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा को इंसाफ मिला है। अब आपको यह जानना चाहिए कि ताहिर हुसैन को किन धाराओं में दोषी पाया गया है। आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, आईपीसी की धारा 365 यानी अपहरण, आईपीसी की धारा 153A यानी विभिन्न समूहों के बीच नफरत फैलाना, आईपीसी की धारा 148 यानी घातक हथियारों के साथ दंगा करना, आईपीसी की धारा 147 यानी दंगा करना, आईपीसी की धारा 188 सरकारी आदेश की अवज्ञा करना। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार धारा 302 के तहत अपराध सिद्ध होने पर अदालत के पास केवल 2 ही विकल्प बचते हैं, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। मित्रों, जिस ताहिर हुसैन को देश का एक खास वर्ग निर्दोष करार दे रहा था, अदालत का यह फैसला उन लोगों के लिए भी एक जोरदार तमाचा है। सोचिए, दंगों का दाग होने के बावजूद उसे वैचारिक संरक्षण दिया जा रहा था। दंगा भड़काने और हत्या के आरोप के बाद भी राजनीतिक दलों ने ताहिर हुसैन को गले लगाया। दिल्ली दंगों के बाद आम आदमी पार्टी ने भले ही उससे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उसे अपना उम्मीदवार बनाया। सोचिए, जेल में रहते हुए ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद विधानसभा से दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसे अदालत से प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल भी मिली थी। उसे 33,000 से ज्यादा वोट भी मिले। अब आप इसे क्या कहेंगे? दंगे के एक जघन्य मामले में जेल में बंद नेता को ओवैसी ने उम्मीदवार बनाया, जो अक्सर संविधान की बात करते हैं। साथ ही दिल्ली में रहने वाले 33,000 से ज्यादा लोगों ने उसे वोट भी दिया, लेकिन दिल्ली का बहुमत इसके खिलाफ था।
अगर लोगों ने सोच समझकर फैसला नहीं दिया होता तो यह दंगाई विधानसभा में जाकर बैठ जाता। यानी मित्रों, अब हम भारत की जीरो टैरिफ वाली डील को डिकोड करने वाले हैं, जो अब से सिर्फ 30 घंटे बाद लागू हो जाएगी। भारत यूके की ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के लागू होने में अब बस 30 घंटे का इंतजार है। अपने तय समय के मुताबिक यानी 15 जुलाई से दोनों देशों के बीच ये समझौता लागू हो जाएगा। सोचिए, जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल से ज्यादा समय तक राज किया था, अब उन्हीं के साथ एक बराबरी वाला समझौता लागू होने जा रहा है। एक दौर वो था जब भारत अपनी ही धरती पर अंग्रेजों को अपनी गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा लगान के रूप में देने को मजबूर था, लेकिन अब भारत ब्रिटेन के सामने एक मजबूत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा है। इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार किस तरह बदल जाएगा, दोनों देशों को क्या फायदा होने वाला है, जानने से पहले आपको इस समझौते के बारे में जानना चाहिए। भारत और यूके के बीच जो व्यापार समझौता लागू होने जा रहा है, उसका तकनीकी नाम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। यह समझौता दो देश आपस में आसानी से कारोबार करने के लिए करते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा और सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म करते हैं। इसका मुख्य मकसद है दोनों देशों के बीच जीरो या बहुत कम टैक्स के साथ व्यापार करना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाने के बाद भारत के 99% सामानों को यूके में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% के औसत टैरिफ पर आयात होंगे। 15 तारीख से भारत से जो भी वस्तु यूनाइटेड किंगडम जाएगी वो 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर वहां पे स्वागत होगी। हम सब के लिए नए अवसर, अपार संभावनाएं लेके ये यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील आया है। मित्रों, ये समझौता कोई एक दिन की बात नहीं है। 14 दौर की बातचीत, 3 साल का इंतजार और दो देशों की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के बाद ये डील अब लागू होने वाली है। मई 2021 में दोनों देशों ने 2030 तक $100 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा था। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई। 6 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम कीर स्टारमर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया और 24 जुलाई 2025 को लंदन में दोनों देशों के पीएम की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 3 साल तक चली बातचीत के दौरान यूके के 4 प्रधानमंत्री बदल गए। बोरिस जॉनसन के साथ जो बात शुरू हुई थी वो कीर स्टारमर के नेतृत्व में पूरी हुई और संयोग देखिए कि समझौता लागू होने से कुछ दिन पहले कीर स्टारमर ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। मित्रों, ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों ने क्या लक्ष्य तय किया है, ये भी आपको जानना चाहिए। 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार $56 अरब था। इसमें भारत का निर्यात करीब $34 अरब था, जबकि इंग्लैंड का निर्यात करीब $22 अरब, यानी भारत करीब $12 अरब के ट्रेड सरप्लस की स्थिति में था। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को $120 अरब तक पहुंचाने का आधिकारिक लक्ष्य रखा है, यानी 5 साल में 2 गुने से ज्यादा। इस तरह समझौता लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार में सालाना 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। मित्रों, समझौता लागू होने के बाद यूके में भारतीय कपड़े, जूते, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग के सामान और दवाइयों पर जीरो टैरिफ लागू हो जाएगा। इससे भारतीय सामान वहां सस्ते हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग में बढ़ोतरी होगी। वहां से जब नए ऑर्डर भारतीय निर्यातकों को मिलेंगे तो भारत में उत्पादन बढ़ाना होगा। इससे भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा भारत की आईटी कंपनीज और वहां काम करने वाले लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। अमेरिका के बाद यूके भारत की आईटी सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत के कुल आईटी निर्यात में यूके की हिस्सेदारी 17% है। समझौते के तहत अब यूके में 5 साल तक काम करने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को वहां सामाजिक सुरक्षा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे 75,000 से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स को लाभ मिलेगा। यूके में प्रोजेक्ट के लिए अपने कर्मचारियों को भेजने वाली 900 से ज्यादा भारतीय आईटी कंपनीज को हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे यूके के बाजार में काम करना भारतीय कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद होगा। मित्रों, समझौते के बावजूद भारत ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को इससे बाहर रखा है। इनमें डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाज और दाल, खाद्य तेल और तिलहन के साथ साथ सेब और कुछ सब्जियां शामिल हैं, यानी किसानों को इसमें राहत दी गई है। अगर इन उत्पादों पर टैरिफ हटा दिया गया तो यूके का सस्ता सामान हमारे बाजार में आ जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी पर असर पड़ेगा। यूरोपीय देशों के डेयरी प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे
जो हमारे छोटे किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। यही वजह है कि भारत लगभग सभी ट्रेड डील्स में किसानों की आमदनी सुरक्षित रखने के लिए यह प्रावधान रखता है। इस ट्रेड डील में ब्रिटेन को भी फायदा है। ब्रिटेन से आयात होने वाले हाईटेक मशीनरीज, मेडिकल उपकरण, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट और लग्जरी कारों पर अब टैक्स कम लगेगा, यानी ब्रिटेन के आयात का विस्तार होगा। इस तरह यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। मित्रों, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉर्डेल हॉल ने कहा था, जब व्यापार के सामान सीमाओं को पार करते हैं तो सैनिक सीमा पार नहीं करते। इसका यह अर्थ है कि व्यापार शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। भारत भी यही कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए। इनमें यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। कुल मिलाकर भारत ने 9 व्यापार समझौतों के जरिए 38 देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत किए हैं। अब हम जिस रास्ते की बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के विकास का है। डीएनए मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जो सड़कें हम बना रहे हैं वो हमारी लिखी हुई किस्मत है। यानी अच्छी सड़कें किसी भी देश की अच्छी किस्मत है। आज हम उस राज्य की सड़कों का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश ने आज अपने एक्सप्रेसवे नेटवर्क में एक और मील का पत्थर जोड़ लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में 6ठा एक्सप्रेसवे जनता को सौंप दिया है। आपको यह जानना चाहिए कि यूपी में बना नया एक्सप्रेसवे देश के बाकी एक्सप्रेसवे से अलग क्यों है। इस एक्सप्रेसवे से जनता का कितना समय और पैसा बचेगा, कितने लीटर पेट्रोल की बचत होगी, हमारे इस विश्लेषण में आपको यह भी पता चलेगा कि एक्सप्रेसवे के मामले में अकेले यूपी दुनिया के कई देशों से कितना आगे निकल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कल से इस एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की लागत करीब 4,700 करोड़ रुपए है और इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ पाएंगी। यह देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे है, यानी यहां टोल कटवाने के लिए आपको बैरियर के सामने नहीं रुकना होगा। एक्सप्रेसवे पर लगे एआई से लैस कैमरे खुद ब खुद नंबर प्लेट स्कैन करके टोल काट लेंगे। इस एक्सप्रेसवे की एक खास बात यह है कि यह भारत का पहला मशीन गाइडेड हाईवे है। आपको यहां यह भी जानना चाहिए कि मशीन गाइडेड तकनीक है क्या और इस तकनीक से बना एक्सप्रेसवे बाकियों से बेहतर क्यों होता है। इस तकनीक में निर्माण में लगी भारी मशीनों जैसे ग्रेडर और बुलडोजर को सीधे सैटेलाइट, जीपीएस और 3D कंप्यूटर मॉडल से जोड़ दिया जाता है। मशीन में लगे सेंसर खुद तय करते हैं कि सड़क की ढलान कितनी होगी, मिट्टी को कितना काटना है और सतह को कितना समतल करना है। इसमें इंसानी गलती की गुंजाइश लगभग शून्य हो जाती है। इससे सड़क शीशे जैसी चिकनी बनती है, निर्माण सामग्री की बर्बादी नहीं होती है और काम की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। अभी तक इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में ही किया जाता है। देश के पहले मशीन गाइडेड हाईवे पर सफर कैसा होने वाला है, आपको उसकी एक झलक देखनी चाहिए। इस एक्सप्रेसवे की क्वालिटी क्या है और कितना स्मूथ आपकी राइड होने वाली है, इसका हम रियलिटी टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने एक पानी का ग्लास यहाँ पे रखा है और हमारी गाड़ी भी जो है अच्छी खासी रफ्तार में यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर छलकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि जो क्वालिटी है रोड की ये कहीं ना कहीं अच्छी है, स्मूथ क्वालिटी है, क्योंकि 63 किलोमीटर लंबा ये पूरा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है और इसके जरिए आप महज 45 मिनट में आप कानपुर पहुंच जाएंगे। पहले 2 से ढाई घंटा इस पूरी जर्नी में लगता था। डीएनए मित्रों, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को जोड़ ही नहीं रहा, बल्कि इसने लखनऊ और कानपुर की दूरी को भी कम कर दिया है। पहले लखनऊ और कानपुर के लिए NH-27 का उपयोग किया जाता था, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर थी, लेकिन नया एक्सप्रेसवे बनने से यह दूरी घटकर 63 किलोमीटर हो गई है। पहले ट्रैफिक की वजह से 2 से 3 घंटे का समय लगता था, लेकिन नए एक्सप्रेसवे के बाद यह सफर 30 से 45 मिनट का रह गया है। नया एक्सप्रेसवे बन जाने से हर दिन करीब 1,20,000 लीटर ईंधन की बचत होगी, यानी लगभग 125 करोड़ रुपए की बचत होगी। हर दिन 300 मीट्रिक टन कम कार्बन उत्सर्जन होगा। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसे आपको कुछ आंकड़ों के जरिए भी समझना चाहिए। साल 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 3 मुख्य एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, लेकिन बीते 9 साल में यूपी में 6 एक्सप्रेसवे नए बन चुके हैं और 7 नए एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। 2026 के अंत तक यूपी में भारत का सबसे बड़ा 2700 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क बन जाएगा।
यूपी में एक्सप्रेसवे बनने की जो मौजूदा रफ्तार है वो कितनी तेज है, इसका अंदाजा आप दुनिया के कुछ देशों के साथ तुलना करके लगा सकते हैं। यूपी में इस वक्त औसतन 500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हर साल बन रहा है। वहीं ब्रिटेन सिर्फ 90 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाता है। फ्रांस का स्कोर 168 तो जापान का 160, वहीं तुर्की में सालाना 120 किलोमीटर एक्सप्रेसवे ही बनता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश तो अपनी आजादी से लेकर आज तक इतना एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए जितना अकेले उत्तर प्रदेश में है। डीएनए मित्रों, अच्छी सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास को निर्धारित कर रही है और उत्तर प्रदेश में जिस रफ्तार से एक्सप्रेसवे नेटवर्क कागजों से उतरकर जमीन पर उतर रहा है, उसी रफ्तार से राज्य का विकास भी हो रहा है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान ने भी आसमान को छूने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इसरो ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल यानी अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले केबिन से जुड़े 3 प्रमुख परीक्षण यानी क्वालिफिकेशन टेस्ट पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही गगनयान ने लॉन्च से पहले 3 और रुकावटें पार कर ली। इन परीक्षणों से गगनयान को क्या फायदा होगा, इससे मिशन का लक्ष्य कहां तक पहुंचा है, आगे और क्या क्या टेस्ट बाकी है, ये जानने से पहले आपको उन 3 परीक्षणों के बारे में जानना चाहिए जो इसरो ने किए हैं। पहला है क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी CMUS टेस्ट। इसका मकसद अंतरिक्ष यात्रियों के केबिन को समंदर में डूबने या उलटने से बचाना है। जब गगनयान अंतरिक्ष से लौटकर समंदर में डाउन करेगा तो लहरों के कारण उसके उलटने का खतरा रहता है। इस टेस्ट में स्वदेशी कोल्ड गैस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। टेस्ट में देखा गया कि हाई प्रेशर गैस बॉटल से निकलकर केबिन के गुब्बारों को बिल्कुल सही तरीके से फुला देती है। इससे यह साबित हुआ कि समंदर में गिरते ही ये गुब्बारे तुरंत फूल जाएंगे और केबिन को पानी के ऊपर सीधा रखेंगे। इससे अंतरिक्ष यात्री आसानी से बाहर निकल सकेंगे। दूसरा है क्रू सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट सिस्टम टेस्ट। इसका मकसद अंतरिक्ष यात्रियों के मुख्य केबिन यानी क्रू मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल से सुरक्षित अलग करना है। अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में वापस आते समय अंतरिक्ष यात्रियों के केबिन को सर्विस मॉड्यूल यानी जिसमें ईंधन और इंजन होता है उससे अलग होना पड़ता है। इस टेस्ट से यह साबित हुआ कि दोनों को जोड़ने वाले कनेक्टर्स बिल्कुल सही समय पर और केबिन के मुख्य ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए अलग हो गए। तीसरा है एपेक्स कवर सेपरेशन टेस्ट। इसका उद्देश्य लैंडिंग के समय पैराशूट खुलने का रास्ता साफ करता है। एपेक्स कवर वो सुरक्षा कवच है जो उड़ान के दौरान उस हिस्से को ढककर रखता है जहां पैराशूट रखे होते हैं। इस टेस्ट से यह साफ हो गया कि लैंडिंग के समय पैराशूट बिना किसी बाधा के खुल सकेंगे। मित्रों, मानव युक्त अंतरिक्ष विमान में मिशन में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर प्रोसेस और हर हार्डवेयर को बार बार टेस्ट किया जा रहा है। इन परीक्षणों के जरिए इसरो के इंजीनियर आसानी से कमियों का पता लगा सकते हैं और लॉन्च से पहले उन्हें ठीक कर सकते हैं। ये तीनों परीक्षण इस बात की गारंटी देते हैं कि अंतरिक्ष से लौटते समय भारतीय अंतरिक्ष यात्री हर परिस्थिति में सुरक्षित रहेंगे। इसरो के द्वारा इस सिस्टम के तीनों चरण सफलतापूर्वक पूरे किए जाने के बाद अब गगनयान मिशन अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ गया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि अब गगनयान मिशन में क्या होने वाला है। इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने पिछले महीने मिशन के अगले कदम के बारे में भी बताया था। क्रू मॉड्यूल के सफल ग्राउंड परीक्षण के बाद गगनयान मिशन का अगला सबसे बड़ा कदम पहले मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की लॉन्चिंग है। पहला मानव रहित मिशन इस साल लॉन्च करने पर काम चल रहा है। कुल मिलाकर मानव युक्त मिशन से पहले 3 अनक्रूड मिशन किए जाएंगे। रॉकेट और क्रू मॉड्यूल की विश्वसनीयता पूरी तरह स्थापित होने के बाद ही मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा। मानव रहित मिशन को लॉन्च करने का मकसद वास्तविक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले 100% सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए एक नहीं बल्कि 3 बार परीक्षण किया जाएगा। सभी मानव रहित ट्रायल सफल होने के बाद अगले साल की पहली तिमाही यानी मार्च 2027 तक मानव मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री यानी गगनवीर स्वदेशी रॉकेट से पृथ्वी की निचली कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे। ये यात्री 3 दिन बिताकर सुरक्षित वापस लौटेंगे। डीएनए मित्रों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है। गगनयान मिशन की सफलता के साथ ही भारत अंतरिक्ष की बड़ी शक्ति बन जाएगा। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने स्वदेशी रॉकेट और तकनीक से इंसान को अंतरिक्ष में भेजा हो। इससे पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। हम भी उस सफलता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
एक तरफ देश के विज्ञानवीर हैं जो अंतरिक्ष में सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं, जिनके बौद्धिक परिश्रम से देश गौरवान्वित हो रहा है। दूसरी तरफ कुंठा क्लब के वो सदस्य हैं जो अपनी संकीर्णता की स्याही से तुच्छ नैरेटिव गढ़ने में ऊर्जा लगा रहे हैं। चलती ट्रेन में पूजा पाठ की एक तस्वीर सामने आने के बाद उन्हें यह नया अवसर मिल गया। उनकी भावनाएं इतनी अधिक आहत हो गईं कि उनके दिमाग में नमाज घूमने लगी। ट्रेन में पूजा पाठ के तर्क को काटने के लिए वो नमाज वाला कुतर्क करने लगे। वो रेलवे और रेल मंत्री की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। कुंठा क्लब के कुछ बेचैन सदस्यों ने इस तस्वीर के जरिए जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, उसे रेलवे ने तर्क और तथ्य के साथ फेल कर दिया। मित्रों, पहले इस प्रोपेगेंडा को समझिए। नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें 10 जुलाई को चलती ट्रेन में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। कुछ पंडित मंत्रोच्चार के साथ एक यजमान का रुद्राभिषेक करा रहे हैं। ट्रेन में सोफा और तकिया लगाया हुआ है। सामने एक बक्से पर भगवान की तस्वीर रखी हुई है और नीचे बैठकर धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। जैसे ही पूजा पाठ की यह तस्वीर ट्रेन से निकलकर सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही कुंठा क्लब के सदस्यों की भावनाएं आहत होनी शुरू हो गईं। उनके भीतर की धर्मनिरपेक्षता उबाल मारकर बाहर निकलने लगी और वो सीधे रेलवे और रेल मंत्री की निष्ठा पर सवाल उठाने लगे। रुद्राभिषेक देखते ही उन्हें नमाज याद आ गई और फिर वो दूषित शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। हम आपको उनकी प्रमुख प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं। कुंठा क्लब के एक आहत सदस्य ने लिखा, ट्रेन में पूजा हो रही है। मेरा सवाल है, क्या भारतीय रेल इनकी जागीर है? क्या भारतीय रेल में इन्हें धार्मिक कार्य करने की छूट है? अगर ऐसा है तो मुसलमान खुले में नमाज पढ़ लें, तो फिर क्यों दिक्कत है? कुंठा क्लब के दूसरे सदस्य ने लिखा कि ट्रेन में धर्म के आधार पर नियम बदलते हैं और धर्म देखकर ही कार्रवाई की जाती है। एक और सदस्य ने लिखा कि सभी नियम कानून सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होते हैं। एक कुंठित सदस्य ने लिखा, रेल मंत्री के राज में चलती ट्रेनों में भारी भरकम भीड़ जुटाकर आरती हो जाए तो कोई शोर नहीं होता, लेकिन शांति से 5 मिनट नमाज अदा करके देखिए, देश में डंका पिट जाएगा, ना पिटे तो नमाज पढ़ने वाला भी। और कुंठा क्लब का एक शातिर सदस्य सवालिया लहजे में पूछता है, क्या इसे रेलवे द्वारा अनुमोदित किया गया था? यदि हां, तो प्रक्रिया क्या है? ऐसी 2-4 नहीं, कई टिप्पणियां हैं जिनके शब्द अलग हैं लेकिन भाव एक ही है। वही तुच्छ नैरेटिव वाली सोच, वही विद्वेषपूर्ण बातें, वही नकारात्मकता का जहर घोलने वाली नीयत। ऐसी तुच्छ सोच वाले कुंठित लोगों को रेलवे ने लंबा चौड़ा उत्तर दिया ताकि उनकी कुंठा शांत हो सके। तो जो लोग रेलवे से जवाब मांग रहे थे, रेलवे ने कहा कि IRCTC ने 8 जुलाई 2026 को सैलून कार बुक की थी। किसी थर्ड पार्टी ने कॉमर्शियल बुकिंग के तहत 3,08,580 रुपए का अग्रिम भुगतान किया था। इस सैलून कार को 10 जुलाई 2026 को नई दिल्ली से मुंबई की एक तरफा यात्रा के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में जोड़ा गया था। उत्तर रेलवे ने परिचालन संबंधी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 10 जुलाई को सैलून के कॉमर्शियल रन का नोटिफिकेशन भी जारी किया था। यात्रियों की समयबद्धता, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना रेलवे की विशेष जिम्मेदारी है और इस मामले में इनमें से किसी से भी समझौता नहीं किया गया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, किसी को क्षति नहीं हुई, सिर्फ रुद्राभिषेक हुआ। मतलब सब कुछ रेलवे के नियम के मुताबिक हुआ। अब सोचिए कुंठा क्लब का बौद्धिक दिवालियापन किस स्तर पर पहुंच चुका है। मित्रों, ये वही लोग हैं जो चलती ट्रेन की जनरल बोगी में नमाज पढ़ने के पैरोकारी करते हैं। स्लीपर और AC कोच में एक सामान्य यात्री को दिक्कत पहुंचाकर 5 मिनट की नमाज को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार साबित करने वाले आज जब कोई सैलून कोच रिजर्व करके धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रेन में रुद्राभिषेक करने के लिए एक परिवार ने रेलवे के नियमों के अनुसार अतिरिक्त किराया चुकाया है। रेलवे ने उसके लिए विशेष तौर पर एक अतिरिक्त कोच ट्रेन में जोड़ा है। उस कोच में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री नहीं है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। फिर भी कुंठा टोली की भावनाएं आहत हो गई और उन्हें इसे अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का अवसर दिखाई देने लगा। मित्रों, महात्मा गांधी का कहना था कि कानून और व्यवस्था समाज की नींव है। बिना अध्ययन किए व्यवस्था पर उंगली उठाना अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कुंठा में आकंठ डूबे हुए एजेंडाधारियों ने यही किया है। उन्होंने यह अध्ययन करने की कोशिश नहीं की कि IRCTC ने यात्रियों के लिए 2018 में ही सैलून कोच बुक कराने की सुविधा शुरू कर दी थी। 2022-23 में 93 सैलून कोच बुक किए गए थे। 23-24 में 80 सैलून कोच बुक किए गए। 25 में अप्रैल से सितंबर तक 7 सैलून कोच बुक किए गए। सैलून कोच एक चलता फिरता प्राइवेट लग्जरी होटल जैसा होता है। ये VIP कोच विशेष बुकिंग के लिए ट्रेन में जोड़ा जाता है। सैलून कोच में अलग अलग तरीके की मान्य गतिविधियां होती हैं। कई बार कंपनियां और संस्थाएं इसे बुक करती हैं, कई बार पारिवारिक यात्रा के लिए सैलून कोच बुक किए जाते हैं।
सरकारी विभागों, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के उपयोग के लिए भी सैलून कोच बुक किए जाते हैं। कई बार सामाजिक, धार्मिक या पर्यटन समूह भी सैलून कोच बुक करते हैं। इसके अलावा रेलवे को अतिरिक्त आय होती है। इस बार एक व्यक्ति ने पूरा कोच बुक किया था और इसके लिए उसने पूरा किराया चुकाया था। रेलवे अधिनियम में पूजा या किसी अन्य धार्मिक प्रार्थना पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शांतिपूर्ण व्यक्तिगत पूजा की जा सकती है, बशर्ते दूसरे यात्रियों की सीट, रास्ता, दरवाजा या शौचालय बाधित ना हो, आग का इस्तेमाल ना हो, तेज आवाज, धुआं या अव्यवस्था ना हो, रेलवे कर्मचारियों के आदेश की अवहेलना ना हो और ट्रेन की सुरक्षा को किसी भी तरीके का खतरा ना हो। अब बताइए, सैलून कोच में रुद्राभिषेक करने से किस यात्री को दिक्कत होगी? क्या किसी की सीट, रास्ता या दरवाजा बाधित होगा? बिल्कुल नहीं होगा और ना ही हुआ। ना आग का प्रयोग हुआ, ना ही धुआं और ना ही इतनी तेज आवाज हुई कि किसी दूसरे कोच में बैठे लोग डिस्टर्ब हो। जो भी हुआ वो सब कुछ रेलवे के नियम कायदों के दायरे में ही हुआ। फिर भी कुंठा क्लब इस बात से आहत है और इतना आहत है कि नमाज का जिक्र करने लगा है। कुंठा क्लब के सदस्यों को समझना चाहिए कि अगर इसी तरह सैलून कोच बुक करके कोई नमाज पढ़ेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब जनरल बोगी में भीड़ के बीच कोई नमाज पढ़ेगा तो लोगों को दिक्कत होगी। अगर सीट के बगल में रास्ते पर कोई नमाज पढ़ेगा तो चाहे वेंडर हो या शौचालय आने जाने वाले यात्री, सभी परेशान होंगे, लोगों को दिक्कत होगी। तो वो रेलवे के नियमों के ये विरुद्ध माना जाएगा। लेकिन एजेंडाधारियों को इससे कोई मतलब नहीं। नफरत का नैरेटिव गढ़ने वाले बौद्धिक बेईमान नियमों के अनुसार होने वाले अनुष्ठान और नियमों के विरुद्ध होने वाले काम की तुलना करके जहर फैलाने का प्रयास कर रहे। एसएल परिवार के लिए आज दुख की घड़ी है। डीएनए मित्रों, आज हमने अपने परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य और मार्गदर्शक को खो दिया है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी नहीं रहे। आज दोपहर 12 बजे मुंबई में उनका निधन हो गया। वो 96 वर्ष के थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और गौ सेवा में लगा दिया। श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान ए रोड, वसंत सागर, मरीन ड्राइव में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। मुंबई में कल सुबह 7 बजे तक उनके अंतिम दर्शन होंगे। उसके बाद श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर विशेष विमान से हरियाणा में उनके पैतृक शहर हिसार लाया जाएगा। कल सुबह 10 बजे से उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए हिसार स्थित उनके निवास 166 गोयनका हाउस, कृष्णा मंडी पर रखा जाएगा। श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार 15 जुलाई बुधवार सुबह 11 बजे हरियाणा के हिसार में होगा। उनका पार्थिव शरीर अग्रोहा धाम के गोयनका उद्यान में पंचतत्व में विलीन होगा। अग्रोहा धाम में ही उनकी धर्म पत्नी का भी अंतिम संस्कार हुआ था। उनके सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान को पूरा देश याद कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री नंद किशोर गोयनका के निधन पर गहरा शोक जताते हुए अपनी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ व्यक्त की हैं। ऐसे एक बहुत बड़े समाजसेवी और राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व का निधन, ये बहुत ही दुख की बात है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। समाज में और अपनी जन सेवा के उसमें अपना वो एक स्थान बना के गए हैं। हजारों लोगों को रोजगार दिया, तमाम सामाजिक संस्थाओं को मदद किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पालने वाले सुभाष चंद्रा जी को सब्र अता करे। वो सही मानों में एक ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा, देश की सेवा में अर्पित कर दिया। आने वाला दिन उनका आदर्श, उनका कर्मों का प्रचार और प्रसार हो। 28 सितंबर 1930 को जन्म लेने वाले श्री नंद किशोर गोयनका जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक थे। संघ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। कारोबार से दूर रहने वाले श्री नंद किशोर गोयनका जी हमेशा सामाजिक कार्यों और गौ सेवा में समर्पित रहे। मैं अपने आने वाली पीढ़ी को आशीर्वाद देते हुए कहना चाहता हूं कि भले वो कारोबार को खूब आगे बढ़ाएं, पर इसके साथ ही देश की सेवा में भी अग्रसर रहें। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। और विशेष तौर पर मैं गौ माता की सेवा करने के लिए मेरे पिताजी से मैंने उनके वो सेवा, सारी उम्र उन्होंने से गौ माता की सेवा की और मैंने भी मेरा अधिकांश समय उसी में लगाया। वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए।
इसके अलावा अग्रसेन व्यापारियों के महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। श्री नंदकिशोर गोयनका जी ने अग्रोहा विकास ट्रस्ट के जरिए पूरे वैश्य समाज को एकजुट कर उपेक्षित पड़े अग्रोहा धाम का कायाकल्प किया, जहां उनके प्रयासों से महालक्ष्मी, सरस्वती और महाराजा अग्रसेन के भव्य मंदिर बने। समाज सेवा के अपने विजन के तहत उन्होंने यहां महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई, जो आज 3 राज्यों के लाखों गरीब मरीजों को बेहद कम खर्च में विश्व स्तरीय इलाज दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अग्रोहा धाम में एक आधुनिक गौशाला की नींव रखी, जहां बेसहारा गायों के मुफ्त इलाज और पंचगव्य आधारित वैज्ञानिक शोध से गो सेवा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिला। अपने जीवन में पिताजी का अनुकरण करने वाले डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उनकी अंतिम यात्रा को उत्सव की तरह मनाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कई अवसर पर पिताजी के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। कई बार तो पिताजी की बात करते करते वो भावुक भी हो गए। एक ओकेजन पर वो दिल्ली में मुझे मिले। मैं भी हिसार से दिल्ली आया हुआ था, वो भी दिल्ली आए हुए थे। तो दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई और बाप बेटे में काफ़ी बातचीत हुई, और वो भी बातचीत की चर्चा करके हम दोनों बाप बेटे रोए भी। केवल एक ही मैं बात कहना चाहूँगा कि पिताजी, हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत ही प्यार करते हैं, चाहे हम ये बात कह नहीं पाए आपसे। श्री नंदकिशोर गोयनका जी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन राष्ट्र, समाज और गो सेवा के लिए समर्पित उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। अग्रोहा धाम के रूप में उनके द्वारा बोया गया सेवा का ये पौधा आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी छांव लाखों लोगों को संबल दे रही है। समाज और संस्कृति के उत्थान में उनका ये अतुलनीय योगदान इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। जी मीडिया की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। डीएनए में आज का संदेश। समय का सबसे बड़ा सत्य यह है कि महान व्यक्तित्व केवल जीवन नहीं जीते, वो सूर्य बनकर जीते हैं। इसलिए उनके जाने के बाद भी उनके विचारों की किरणें पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करती रहती हैं।